गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम उत्तराखंड प्रवक्ता संवर्ग और प्लस एलटी संवर्ग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत हम टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्नों पर चर्चाएँ कर रहे हैं। जो इससे जो पूर्व की जो वीडियो थी व्यक्तित्व का दूसरा भाग आपके सम्मुख से लेके आया हूँ। जो छूट गया था उसे हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यदि मैं बात करूं व्यक्तित्व की, उसके अंतर्गत जो भारतीय दृष्टिकोण से, जो भारत के नज़रिए से व्यक्तित्व की यदि हम बात करें तो उसके अंतर्गत व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया गया है और 3 भागों में इसको बांटने का प्रयास किया गया और बांटा भी गया है। पहला सात्विक, राजसी और तामसी, 3 भागों में भारतीय दृष्टिकोण से इसको उकेरा गया है। और इस इसके मद्देनज़र रखते हुए इनको जो 3 भागों में जो विभाजित किया गया है व्यक्तित्व का निर्माण और व्यक्तित्व का जो चित्रांकन की बात करें, पहला सात्विक क्या होते हैं और राजसी क्या होता है और तामसी क्या होता है, इसके संबंध में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। जो सात्विक की बात करें, सात्विकी की बात करें, जो साधु संत के तौर पर रहता है, जो साधारण जीवन यापन करता है, उसको क्या कहा जाएगा? सात्विक कहा जाएगा। ठीक है। ये व्यक्तित्व के जीवन का महत्वपूर्ण चरण होते हैं। यदि मैं बात करूं, ये व्यक्ति विशेष के जीवन की एक प्रमुख पृष्ठभूमि होती है जहां से उसका व्यक्तित्व का जीवन का उदय होता है। यदि वो सात्विकी तौर पर रहता है, मतलब जिस प्रकार से साधु संतों का निवारण होता है, निवास करते हैं, उसी प्रकार से साधारण जीवन की बातें हम करें, साधारण जीवन में हम किस प्रकार से अनुसरण करते हैं, सामान्य जीवन को किस प्रकार से आगे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट लाते हैं, ये उस संबंध की बात है। अब राजसी कुछ ऐसे होते हैं जो यदि हम वर्तमान समय में, यदि वर्तमान भाषा की यदि हम बात करें, उसके अंतर्गत जो राजनीतिक तौर पे जो राजसी सुख का भोग करते हैं, जैसे मंत्रीगण, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो इत्यादि लोग, पहले क्या था, राजसी मतलब जो राजा लोग रहते थे, जिस प्रकार से राजा लोग अपना जीवन यापन करते थे, उसे राजसी बोलते हैं। आज वर्तमान समय में इसकी पृष्ठभूमि भी चेंज हुई। आज वो राजनीतिक का ये रूप धारण कर लिया है। राजनीतिक के तौर पे जो लोग अपने जीवन यापन करते हैं, ऐशो आराम से जो जीवन यापन करते हैं, जिसके चारों तरफ घोड़ा, गाड़ी, हाथी, घोड़े इत्यादि जो घूमते रहते हैं, जिन्हें पैसों का किसी प्रकार का कमी नहीं होती है, एक सम्मानप्रष्ट जीवन वो जीने की कोशिश करते हैं और हमेशा ठाट बाट में वो रहने का प्रयास करते हैं। यदि सरल भाषा में यदि मैं बात करूँ, उन्हें राजसी तौर पर उसे कहते हैं। और तामसी जो सात्विक प्लस राजस्वी, इन दोनों का समावेश के अंतर्गत इसको रखा गया है। इन दोनों का जो बीच का जो पक्ष होता है, जो बीच का जो व्यक्ति होता है, जो अपने किसी प्रकार का मांस, मदिरा इत्यादि चीज़ों का वो वहन करता है, प्रयोग करता है, उसे तामसी कहते हैं। कहते हैं ना कि तामसी भोजन, तामसी तरह कहते हैं, राजसी प्रवृत्ति। अब यदि हम बात करें, ये तामसी का जो संस्कृत जो शब्द आता है, उसे राजसी तौर पे हम इसको देखते हैं। और ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि भैया तामसी है क्या? जो तृतीय पक्ष का वहन करता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय पक्ष में जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला का जो 3 चरण है, उन चरण में जो पूर्व का जो चरण है, तीसरा जो चरण है, उसका भक्षण करना तामसी कहलाया जाता है। ये तामसी कौन होता है? मनुष्य विशेष द्वारा इसका वहन किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ये जिसमें आशियान, अय्यासी, मदिरा, मांसाहार इत्यादि अपना जीवन को एक अच्छी तरीके से प्रदर्शित करने की जो कोशिश करते हैं, जो दिखावा करते हैं, वो चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। जो तामसी भोजन करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें उसके अंतर्गत समावित होती हैं। अब हम बात करें आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को भी 3 भागों में बांटा गया। अब ये देखो, भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्ति को 3 भागों में तो बांटा गया ही है। अब आधुनिक दृष्टिकोण से, अब आधुनिक दृष्टिकोण जो वर्तमान समय की बात करें, हम वर्तमान समय में किस प्रकार से व्यक्ति विशेष को दर्शाया गया है उसकी बात कर रहा हूँ। उसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब भावुक, कर्मशील
और विचारशील व्यक्ति, ये 3 भागों में इसको विभाजित किया गया। ऊपर जो इससे पूर्व जो भारतीय दृष्टिकोण में देता है वो सात्विकी और राजसी और तामसी, ये 3 भागों में उसको पहले विभाजित किया गया है, जिसको मैंने वर्णन आपको बता दिया। अब यहाँ पर आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर भावुक, कर्मशील, विचारशील व्यक्ति के दृष्टिकोण पर भी इसे उकेरा गया है, इसको दर्शाया गया है। ठीक है। अब भावुक जो सामान्य मनुष्य होता है, जो किसी भी चीज़ के प्रति सजग हो जाता है, किसी भी क्षेत्र में अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं और सामाजिक दृष्टिकोण से अपने आप को उस क्षेत्र में ढालते भी हैं। और भावुक मतलब वो किसी भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपने दिल में रख लेते हैं, अपने भावुक होने शुरू हो जाते हैं। भावुकता जिस प्रकार से रोना शुरू हो जाते हैं, आप किसी के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। यदि कोई व्यक्ति विशेष यदि किसी का देहांत हो जाता है, उसमें किस प्रकार से अपने भावों को व्यक्त करते हैं, तो भावनाओं को जो प्रतीत होता है उसको भावुकता कहते हैं। अकर्मशील वह व्यक्ति होता है जो अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, निरंतर कोई ना कोई कार्य में लगा रहता है, किसी प्रकार का समावेशी दबाव नहीं होता है, किसी प्रकार स्वतंत्र मनुष्य होता है, स्वतंत्रता प्राप्त मनुष्य, स्वतंत्र रहने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये उस दृष्टिकोण के अंतर्गत ये व्यक्ति विशेष को आते हैं। और आधुनिक दृष्टिकोण से व्यक्ति के ये 3 अंगों में महत्वपूर्ण अंग हो जाता है कि कर्मशील। हमारे कर्म से ही हमारा भविष्य का निर्धारण होता है, ये सभी को पता है। और हमारे कर्म ही हमारे जो पूर्व जन्म के आधार पर हमें मोक्ष से प्राप्ति का मार्ग पे भी प्रशंसित करते हैं। यदि हमारे कर्म सही नहीं होंगे, यदि हम कर्महीन होंगे, तो हमारी जो दिशा है वो कहीं ना कहीं अलग दिशा की तरफ भटक जाएगी। और यदि हम गतिशील या कर्मशील हैं तो हमारा जीवन भी उच्च होगा और हम अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं तरक्की करेंगे। अब तीसरी बात जो है विचारशील व्यक्ति। अब विचारशील व्यक्ति कौन है? जो किसी चीज़ पे मंथन करता है, किसी चीज़ को करने की कोशिश करता है, किसी सजग होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? विचारशील। विचारधाराओं की बात हो रही है यहाँ पर। अब व्यक्ति के अंतर्गत क्या होती हैं? जब विचार आएंगे, विचार को किस प्रकार से वो प्रदर्शित करता है, ये विचारों का जो आदान प्रदान होता है, इसको हम क्या कहेंगे? व्यक्ति विशेष द्वारा जो विचारशील होते हैं उनको समावेशित करने का प्रयास किया जाता है इसके अंदर। ठीक है। अब आइजैक ने जो व्यक्तित्व के जो 4 प्रकारों को भी इन्होंने इस तरह से विभाजित किया है। आइजैक ने भी व्यक्ति के जो 4 प्रकार हैं वो उन्होंने कहा अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, स्वयं विद्रोही और समाज विद्रोही। वो अंतर्मुखी जो अंतर्मुख में जो अंदरूनी चीज़ें सोचता है, जो अपने आप में मस्त रहता है, अपने को सर्वश्रेष्ठ अपने आप में समझता है, वो अंतर्मुखी कहलाया जाता है। अब बाह्यमुखी जो प्रत्यक्ष तौर से बड़बोला होता है, जो बोल देता है, जो अपने बातों को दिल में नहीं रखता है, उसको बाह्यमुखी के तौर पर कहते हैं। जो वातावरण के अनुसार अपने आप को प्रदर्शित करता है, जो वातावरण के अनुसार अपने आप को समावित करने की कोशिश करता है और समाज के साथ चलने का प्रयत्न करता है, इसे समावेशित या बहुमुखी व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है। और साथ ही यदि मैं तीसरे बिंदु की बात करूँ आपसे, जो स्वयं विद्रोही। अब कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो स्वयं में अपने आप को किसी न किसी चीज़ के लिए दोषी वार ठहराते हैं और स्वयं दोष ना होने के उपरांत भी अपने आप को दोषी ठहरा लेते हैं और उसका पश्चाताप संपूर्ण जीवन में करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। ये क्या होते हैं? स्वयं विद्रोही। अपने आप का विद्रोह करना, मैं क्या सही हूँ क्या नहीं, इस चीज़ का मंथन की बात करें। अब मैं इस मंथन की जो बात हो रही है, आइए हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, यदि मैं अपने आप में उससे संतुष्ट नहीं हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपना विद्रोही हूँ और मैं अपने आप को विद्रोह या कसूरवार ठहराता हूँ, क्योंकि उस चीज़ का मैंने विद्रोह किया या मैं उसका विद्रोह करना चाहिए। ये चीज़ स्वयं पे निर्भर होती है। व्यक्ति विशेष क्या होता है? ये व्यक्ति का गुण है, ये स्वाभाविक तौर पे होता है। जो व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है व्यक्तित्व का ही तो चल रहा है ना। अब व्यक्तित्व का तौर पे ये महत्वपूर्ण हो जाता है स्वयं विद्रोही। और चौथा जो आइजैक द्वारा जो व्यक्तित्व के जो 4 प्रकार बताए, उसमें जो चौथा बिंदु है
वो है समाज विद्रोही। अब हम समाज का विद्रोह किस प्रकार के, समाज में यदि कोई चीज़ें ऐसे गलत चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं तो व्यक्ति विशेष का कर्तव्य बनता है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो उसका खुले तौर पे विरोध करे। विरोध कब होगा, जब हमें लगेगा कि ये चीज़ें गलत हैं। तब समाज विरोधी तब होता है कि समाज से विद्रोह करना। हम कोई अच्छी चीज़ हो रही है या कोई अच्छी चीज़ों का भी कभी हमने क्या करा है, समर्थन नहीं करते हैं, तो हम उसका विद्रोह कर रहे हैं। वो समाज के दृष्टिकोण से यदि हम समाज के तौर पे देखें तो समाज उसको विद्रोही के तौर पे देखा जाता है। हम किसी आपने यदि मैं आपके दृष्टिकोण में थोड़ा सा एक बात लाना चाहूँ, जिस प्रकार से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के जो नारे लगे थे, उसमें क्या कहते हैं, उन्हें टुकड़े गैंग का मेंबरों के तौर पे उसे जाना जाने लग गया। अब हमने किसके, समाज ने, सरकार ने उसको उसका विरोध करा। अब हम क्या, सामाजिक विरोध, अब समाज ने उसका विरोध करा, ठीक है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग था उसका विरोध करा। अब ये पृष्ठभूमि कैसी तैयार हुई, ये व्यक्तित्व का गुण होता है। अब हम किस प्रकार से उसको देखते हैं, किस प्रकार से उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। आप कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। मैं एक क्वेश्चन आपके सम्मुख से रखता हूँ, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को कितने प्रकार से चित्रांकित किया गया है, कितने प्रकार से बांटा गया है, ये आपको बताना है। उसमें 3 भागों में से विभाजित किया गया है, सात्विक, राजसी और तामसी, ये आपको आना चाहिए। और आधुनिक दृष्टिकोण से कितने भागों में से विभाजित किया गया है व्यक्तित्व को, उसमें ये भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। भावुक और कर्मशील और विचारशील व्यक्ति के तौर पर इसे परिभाषित किया गया है, रखा गया है। अब आइजैक, अभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आइजैक द्वारा व्यक्तित्व को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, ये बताइए। कभी उसके सामने आपको 5 क्वेश्चन, ये ऑप्शन रखेंगे 5, 6, 9, 4, 3 ऐसे करके रखे जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आइजैक द्वारा व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया। हमें अगर आपको एकदम करेक्ट याद होगा, आप कहोगे कि 4 भागों में से विभाजित, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, स्वयं विद्रोही और समाज विद्रोही, ये 4 भागों में इसको विभाजित किया गया। इससे जो पूर्व हमने जो पढ़े हैं वो 3 भागों में, 3 भागों में से विभाजित किया गया। इसको इन्होंने आइजैक के वो 3-4 भागों में से विभाजित किया। अब मैं एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से आ सकता है, इसे नोट कर लीजिए। फाइडर के अनुसार अचेतन मन दमयंती इच्छाओं का वह कुटिल अनुभूतियों का भी भंडार है। फाइडर के अनुसार ये कहते हैं कि अचेतन मन की ऐसी अवस्थाएं जिसमें अचेतन की अवस्थाएं शामिल होती हैं और दमित इच्छाओं का भी उसमें संयोग होता है, बोलबाला रहता है। कुछ कुटिल अनुभूतियाँ होती हैं जो हमारे शरीर के अंतर्गत, हमारे मस्तिष्क के अंतर्गत उसका भंडार होता है। अब यदि हम बात करें मानसिक प्रशिक्षण के तौर पर, किस प्रकार से उसे प्रथम कैटल ने सर्वप्रथम इसको प्रदर्शित किया था कि मनुष्य का जो मानसिक जो विकास होता है, उसका सर्वांगीण विकास किस प्रकार से होता है, वो अपना उसका प्रयोग किस प्रकार से करता है। ठीक है, अब आते हैं अगले बिंदु की तरफ, प्रक्षेपण। अब प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्राइड ने किया, ये आपको पता होना चाहिए। अब व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, कैटल द्वारा ये कहा गया। अब जो कैटल जो हैं, जो विद्वान हैं, इनके द्वारा ये कहा गया है कि व्यक्ति के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब हम किसी व्यक्ति विशेष को यदि देखें, किसी बालक को देखें, हम उसका चरित्र का आकलन करके, उसका भाव को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बच्चा इस प्रवृत्ति का है तो ये इस तरीके का बनेगा। भविष्यवाणी ऐसा नहीं है कि भविष्यवाणी सटीक हो, भविष्यवाणी में विरोधाभास भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और अगर कभी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाए, किसने व्यक्तित्व के भविष्यवाणी की बात कही, वो कैटल द्वारा इसको कहा गया है। और व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक है, ये किसने कहा, गाल्टन द्वारा ये कहा गया है कि व्यक्ति इतिहास की विधि के प्रवक्ता के तौर पर जाना जाता है। अब CAT का भारतीय अनुकूलन किसने कहा, किसने किया, ये उमा चौधरी जी ने इसको प्रदर्शित किया था। जो CAT का जो भारतीय अनुकूलन है,
जो उमा चौधरी द्वारा इसको किया गया है, और ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। अब वात पित्त कफ वर्गीकरण है आयुर्वेद। अब भैया कब्ज कहते हैं हम, अब पेट में पित्त हो गया, कफ हो गया, ये चीज़ें शब्द कहाँ से आए? ये हमारे जो प्राचीन आयुर्वेद का है, ये आयुर्वेद से रिलेटिव है, ये आयुर्वेद पर आधारित है, ठीक है। अब किशोरावस्था में बालक अधिकांश अपने ही रूप पर मोहित हो जाता है। फ्राइड ने इस भावनाओं को मानसिशन कहा गया है। मतलब होता है ना, जब कोई बालक जब अपनी युवा अवस्था में, किशोरावस्था में आता है, या तो वो अपने आप को सबसे खूबसूरत महसूस करता है। ये प्रवृत्ति है, ये नेचुरली उसके अंदर आ जाता है, संवरना शुरू कर जाता है और अपने आप को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने लग जाता है। उसके बालों का स्टाइल बदल जाता है, उसके कपड़े पहनने का स्टाइल बदल जाता है, उसके बोलने का एटीट्यूड बदल जाता है। उसका यदि हम व्यक्तित्व का जो पूरा शरीर का जो संरचनात्मक रचना को देखें तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बदलती हुई हमें महसूस होती है। क्यों? ये युवा अवस्था के दौरान मनुष्य के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन डेवलप होते हैं जो ये चीज़ करने में विवश हो जाते हैं। मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसी बनावट भी आ जाते हैं जो अपने आप को प्रदर्शित करने में कहीं ना कहीं सफल होती है। अप्रक्षेपी विधि से अचेतन व अचेतन मन का मापन किया जाता है। अर्धचेतन और अचेतन का मापन किया जाता है। अप्रक्षेपी विधियों में अलग अलग विधियों द्वारा हम किसी बच्चे का या बालक का या किशोर का या वृद्ध का हम उसका अचेतन अवस्था की व्याख्या कर सकते हैं कि वो अर्धचेतन में है या पूर्ण चेतन में है। कभी कोई ध्यान लगाता है ना, हम यदि कोई योगी ध्यान लगाता है या ध्यान मुद्रा में बैठा है तो हमें ऐसा प्रतीत हो जाता है कि अचेतन तौर पे अचेतन अवस्था में चला गया है। मतलब किसी प्रकार की स्थिति हिल डुल नहीं रहा, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, तो वो ये मग्न मुद्र होकर अपनी योग साधना कर रहा है। और दूसरी तरफ कोई दूसरा व्यक्ति योग कर रहा है, वो अर्ध चेतन के तौर पर वो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए योग करता है ना कहीं वो भ्रमित हो जाता है कि यह बाहरी वातावरण से, बाहरी शोरगुल से या किसी व्यक्ति विशेष या किसी परजीवी के माध्यम से भी वो अर्ध चेतन में हो जाता है। ठीक है, इसका मापन किया। अब आधुनिक दृष्टिकोण की यदि हम बात करें, आधुनिक दृष्टिकोण से व्यक्ति का जो सर्वांगीण जो विकास होता है वो चौतरफा होता है। व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास होता है, जो संपूर्ण शरीर का जो विकास होता है वो चौतरफा होता है, क्योंकि बच्चे की जैसी प्रवृत्ति होती है, सीखने की ललक उसके अंतर्गत होती है, देखने की ललक होती है, समाज को जानने की ललक उसके अंतर्गत उत्पन्न हो जाती है। जब ये चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक पृष्ठभूमि तैयार होती है। जब भूमि तैयार हो जाती है तो उससे बालक का व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और जब निर्माण हो जाता है तो उससे उसकी परिकाष्ठा को निर्धारित किया जाता है कि बच्चा की परिकाष्ठा किस प्रकार से डेवलप हो रही है, वो किस प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। ये चीज़ें कब होंगी? जब व्यक्तित्व का, जब चरित्र का जब निर्माण होगा, जब व्यक्ति किसी विशेष पर उसको आचरण करेगा, ये चीज़ें तब इम्प्लीमेंट होगी। ये चीज़ें इम्प्लीमेंट जब होंगी तो व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास होगा, और व्यक्तित्व की जो परिभाषा है, जो चीज़ों को अलग अलग विद्वानों द्वारा जब कहा गया है तो उसको कहीं ना कहीं वो 100% सही हो जाती हैं। ठीक है, और मैं यदि बात करूं जो विद्वान हैं, गिलफोर्ड, वुडफोर्ड, वास्टन, बोरिंग और वेल्टाइन, जो अलग अलग जो विद्वान रहे हैं, उन्होंने अपने अपनी तौर पे इसको व्यक्तित्व के आधार पर शारीरिक रचना को भी वर्गीकृत किया गया है। यदि मैं बात करूं शारीरिक तौर पर व्यक्तित्व के जो शारीरिक तौर पे उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया, उसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। उसे भी आता है कभी क्वेश्चन। ठीक है, गोलाकार व्यक्ति को, सडोल, अलग अलग चीज़ें ऐसी होती हैं जो आए दिन पूछी जाती हैं, जो महत्वपूर्ण होती है। मैं उन्हीं पे आप पे डिपेंड करता हूँ, उन्हीं को ही आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अभी यदि मैं कहूँ व्यक्ति को जो रुचि होती है, जो व्यक्ति के अंदर रुचि कितनी प्रकार की होती हैं, वो 5-6 प्रकार की रुचियाँ बच्चे के अंतर्गत उत्पन्न होती हैं। ये व्यक्तित्व के अंदर उत्पन्न होती हैं। 6 प्रकार की रुचियाँ हैं, सिद्धांतिक, आयतिक तौर में, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक तौर पर भी ये रुचियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। हाँ, आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध है, आप लोग वीडियो देखने के उपरांत यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़
शेयर लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब तो पक्का कर दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।